हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। फिजिक्स निंजा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मोशन। तो पहले हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं ताकि ये जान सके कि हम सीखने क्या वाले हैं इस चैप्टर से। तो हम स्टार्ट करेंगे रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट से। बट ये रेस्ट एंड मोशन ऑब्जर्वर और पोजिशन पे डिपेंड करता है। तो हम नेक्स्ट समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फिर हम सीखेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को साथ लेकर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और फिर एक्सेलरेशन। हम सर्कुलर मोशन के बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे, और फिर मैथमेटिक्स के आंखों से मोशन को विजुअलाइज करेंगे यूजिंग ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। और आखिर में कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर को विद सम की पॉइंट्स। तो चलिए हम फिर मोशन को समझते हैं। मोशन को समझने से पहले हमें रेस्ट क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो सोचिए कि एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है। तो ये बैठना, या फिर आप सोचिए कोई बेड पर लेटा हुआ है, तो ये लेटना, बेसिकली लाइंग, ये जो सिचुएशन है इसमें हम कहेंगे कि जो आदमी है वो रेस्ट पर है, क्योंकि यहाँ पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना हो, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो चलिए आप जानते हैं कि मोशन क्या होता है। तो बेसिकली कोई भी चीज अगर मूव कर रहा हो, जैसे कि ये कार, या फिर आप कंसीडर करिए अगर आप वॉकिंग कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ना, ये मोशन के एग्जाम्पल्स है। ठीक है। तो अगर हमें मोशन का डेफिनेशन लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो अगर आप ध्यान दें तो मैंने दोनों ही जगह एक टर्म मेंशन किया है जो कि है रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो ये रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम अगले स्लाइड पे चलेंगे जहां पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे समझेंगे। तब हम समझेंगे कि ये ऑब्जर्वर क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि मोशन और रेस्ट ऑब्जर्वर और उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो मतलब क्या है इसका, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, तो ये आप हो और आपके साथ आपका को पैसेंजर है। ठीक है। तो पहले केस पे हम ये मान लेते हैं कि आप अपने को पैसेंजर को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा। क्या उसे आप मूव करते हुए दिखोगे, या फिर वो एक जगह बैठा हुआ रहेगा, वो रेस्ट पे रहेगा। तो ऑब्वियस सा आंसर है इसका कि आपके हिसाब से वो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि वो अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है। तो अब हम एक सेकंड केस इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पे एक ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन के बाहर है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। ठीक है। तो उसको हम स्टैंडिंग पोजीशन पे मान लेते हैं। वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है और वो आप दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से क्या है, वो रेस्ट में है, और आप दोनों ट्रेन के साथ साथ मोशन में हो। तो आप खुद देखिए कि पहले केस पे आपके हिसाब से जो आपका को पैसेंजर है वो रेस्ट में था, बट अभी इसके हिसाब से आपका जो को पैसेंजर है वो मोशन में है। चलिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरे एग्जांपल में क्या है कि आप दोनों मिलकर इस बाहर खड़े हुए इंसान को देख रहे हो। ठीक है। तो आपको ये दिखेगा कि ये जो इंसान है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, मतलब क्या, ये इंसान मोशन में है। ठीक है। बट इसके हिसाब से तो ये रेस्ट में था, बट आप दोनों के हिसाब से ये मोशन में है। तो अब सवाल ये है कि सही कौन है। एक्चुअली सही सब लोग है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ये जो मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ये मोशन और रेस्ट डिपेंड करता है कि उसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में क्लासिफाई करने से पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे जो रेस्ट में रहेगा।
ये रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके अगेंस्ट में हम किसी भी चीज को कंपेयर करेंगे। अब पहला वाला केस ले लेते हैं फिर से, ठीक है। पहले वाले केस में क्या होगा, आप होंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, आप होंगे रेफरेंस पॉइंट। तो आप होगा यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, और आप क्या करोगे, अपने को पैसेंजर के अराउंड एक इमेजिनरी फ्रेम बनाओगे, ठीक है। ये इमेजिनरी फ्रेम ऐसा होगा कि आप सिर्फ अपने को पैसेंजर पर ही अपना पूरा फोकस रखोगे और आसपास सराउंडिंग्स में जो भी है उसको आप बिल्कुल इग्नोर करोगे, ठीक है। तो ये इस फ्रेम के अंदर जो चीज है ना, वो हम रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट कंपेयर करके बताते हैं कि फ्रेम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। तो ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को हम बोलते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो पहले वाले में केस में क्या हो गया, आप हो गए रेफरेंस पॉइंट, आपका को पैसेंजर हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या होगा कि जो ये स्टैंडिंग वाला आदमी है ना, ये हो जाएगा आपका रेफरेंस पॉइंट, और आप आपका को पैसेंजर और ये पूरा ट्रेन आ जाएगा उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, है ना। थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा, आप या फिर आपका को पैसेंजर, किसी को भी आप रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, और ये जो आदमी है जो बाहर खड़ा हुआ है, ये आ जाएगा आप दोनों के रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ठीक है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है पर कोई डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, तो इन सब के बारे में ना हम इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए बस आप ये याद रखो कि स्पीड और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। तो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आप स्केलर क्वांटिटी को किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ए, बी, सी, या आपका जो भी मन हो, किसी भी वेरिएबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो स्केलर क्वांटिटी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से स्पीड का एग्जांपल लेते हैं। तो ए अगर स्पीड को डिनोट कर रहा है तो ए को हम लिख सकते हैं 60 मीटर पर सेकेंड। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली दो चीजों से बना हुआ है, एक है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि आपका है 60, है ना, प्लस एक है आपका यूनिट्स जो कि है मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। लेट्स से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, अगेन हम इन दोनों के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये याद रखो आप कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सेम आप किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेरिएबल के ऊपर आपको एक एरो साइन लगाना पड़ता है। तो अब इसको हम कहेंगे ए वेक्टर। सिमिलरली आप बी वेक्टर, सी वेक्टर या फिर कोई भी आपके मन का वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अगर ए हम वेलोसिटी वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 60 मीटर पर सेकेंड एक्स कैप, ठीक है। ये जो पार्ट है, जैसे मैंने पहले कहा था, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मैग्नीट्यूड, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए ए किसी कार के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक्स कैप का मतलब क्या है, वो कार जो है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वैसे ही अगर आपका डायरेक्शन वाई दिया जाए तो आप समझ लेना जो कार है वो आपके वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको जेड दिया जाए तो आप समझ लेना कि जेड डायरेक्शन पे वो गाड़ी मूव कर रही है। तो ये हो गया आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में।
तो सिंस हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को जान लिया है, अब हम पढ़ने जाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मान लीजिए एक पर्सन है जो कि पॉइंट ए पर है, तो उसको मन हुआ अचानक यहाँ से पॉइंट बी में जाने का। ठीक है, तो वो पॉइंट बी में गया जो कि है एट ए डिस्टेंस लेट्स से 10 मीटर। अब उसको अचानक से ये मन हो गया कि वो वापस लौटना चाहता है, तो वो बी से अपनी जर्नी को शुरू करके पॉइंट सी पे आता है। ठीक है, सी में आता है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि डिस्टेंस बताओ उस पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, तो आप डिस्टेंस कैसे बता पाओगे? तो उसके लिए आपको उसका डेफिनेशन जानना पड़ेगा। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं हम? द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो टोटल पाथ लेंथ इस पर्सन ने ट्रेवल किया है ए पॉइंट से सी पॉइंट में मूव करने तक, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इस पॉइंट से वो जो लौटा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम डिस्टेंस के टाइम पे कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम नॉर्मली पॉजिटिव क्वांटिटी जैसे ही लेंगे, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा याद रखना। तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करने जाए तो क्या है? टोटल पाथ लेंथ बिटवीन ए एंड सी। तो ए से बी गया वो, तो क्या होगा? पहला 10 मीटर उसने ट्रेवल किया, फिर उसने बी से सी डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो वो हो गया आपका 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 15 मीटर, राइट? अगर आपको ये पूछा जाए इसी क्वेश्चन में कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन जाननी पड़ेगी पहले। तो डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और मिनिमम लेंथ बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पर ही डिपेंड करता है, वो कौन सा पाथ ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब क्या? इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। मतलब इसने जो यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न मारा है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे वो आपको दिखाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है। अब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, मैं समझा रहा हूं। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन पे अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव पकड़ेंगे, और इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव पकड़ेंगे। ठीक है, तो ए से बी जब जा रहा था तब तो इस डायरेक्शन में था, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो हम कंसीडर कर लेंगे 10 प्लस जब बी से सी आ रहा था वो, तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा था? नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे। तो हमारा क्या हो गया? ये 10 - 5 इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपने इनिशियल पोजीशन से कितना ज्यादा ट्रेवल किया है फाइनल पोजीशन तक। तो ए से सी का कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर, जो कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट, और उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये पॉजिटिव का मतलब है कि अगर सोचो डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव में आंसर आए तो मतलब वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। अगर सोचिए आपका आंसर माइनस में आए, मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आए, तो आप समझ लेना कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बस एज सिंपल एज दैट। इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब और एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो मान लीजिए आपका एक ए पॉइंट है, ठीक है, और किसी को बी पॉइंट पे जाना है जो कि है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो आपने पहले क्या किया? आपने पहले इस डायरेक्शन पे 5 मीटर आपने ट्रेवल किया, उसके बाद आपने सीधा इस डायरेक्शन में 10 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद आपने इस नीचे डायरेक्शन में 5 मीटर ट्रेवल किया। आपको पहुंचना बी पे ही है। आपने सोचिए ये एक नेक्स्ट केस में आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ लिया जो कि है डायरेक्ट 10 मीटर में आप पहुंच गए बी तक।
थर्ड वाला केस आप ले लीजिए जिसमें आप सोचिए पहले आपने ऐसा ट्रेवल किया, सो लेट्स से ये डिस्टेंस आपने 20 मीटर ट्रेवल किया होगा, ये डिस्टेंस आपने सोचिए 5 मीटर ट्रेवल किया होगा, और उसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ आप आ गए और 5 मीटर ट्रेवल कर, ठीक है। तो अगर आप कंसिडर करें अभी कि इस पाथ में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना होगा, 5 मीटर पहले आपने ट्रेवल किया, उसके बाद आपने 10 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद 5 मीटर फिर से ट्रेवल किया, उसके बाद जाके आप बी पे पहुंचे, है ना। तो ए से बी तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल 20 मीटर। अगर आपने ये पाथ लिया है तो आपने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया, 20 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, जो कि है 30 मीटर। और जब आपने ये वाला पाथ लिया तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिर्फ 10 मीटर, है ना। बट आप अगर सोचिए तो ए और बी पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ 10 मीटर का, ठीक है। तो आप अगर अलग अलग पाथ्स लेंगे तो आपका डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी अलग नहीं होगा। सो द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पाथ्स वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। बट अलग अलग पाथ अगर आप लेंगे उस डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो इसी से हम ये समझ सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, उसको सिर्फ फर्क पड़ता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच पे कितना गैप है, ठीक है, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। आप किसी भी पाथ से उसको ट्रेवल करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस पाथ से अगर आपने ट्रेवल किया तो आपने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना, वो तो 10 मीटर ही होगा ना, क्योंकि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रेवल किया है, भले ही आप किसी कोई भी पाथ लो। अगर आपने इस पाथ से ट्रेवल किया होगा तो आपका डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है, पर डिस्प्लेसमेंट अभी भी 10 मीटर ही है। या फिर आपने सोचो इस पाथ में ट्रेवल किया होगा तो इसमें डिस्टेंस भी 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है। तो इस एग्जाम्पल से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन को लिखने वाले हैं, जो कि है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। इस ये वाले केस में आप देखिए आपका डिस्टेंस कितना आया 15 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस वाले केस में देखिए 20 मीटर का डिस्टेंस 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली डिस्टेंस इज ग्रेटर। इस वाले केस में 30 मीटर का डिस्टेंस 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इज ग्रेटर। और इस वाले स्ट्रेट पाथ में 10 मीटर का डिस्टेंस और 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, वो आइदर इक्वल होगा वरना छोटा होगा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, मतलब 40 सेकंड में वो इस ट्रैक का एक पूरा चक्कर लगा देता है। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले आपको याद रखना है कि जो यूनिट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो आप पहले चेक कर लो, ठीक है। वो यूनिट्स ना ऐसा यूनिट्स में होने चाहिए। ऐसा यूनिट इज बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो टाइम का ऐसा यूनिट होता है ना, टाइम का ऐसा यूनिट आपका हो जाता है सेकंड्स में, और जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, डिस्टेंस या फिर लेंथ का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है आपका मीटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ जो दिया गया है वो मीटर में ही दिया गया है, पर जो टाइम दिया गया है यहाँ पे 2 मिनट 20 सेकेंड्स में दिया गया है, तो इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड्स, तो 2 मिनट कितना होगा 60 इंटू 2, जो कि होता है 120 सेकेंड्स, है ना। और 2 मिनट 20 सेकेंड्स क्या हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा 120 तो है ही 2 मिनट का, और फिर 20 सेकेंड और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल 140 सेकेंड्स। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि डायमीटर जो है 200 मीटर है, ठीक है, डायमीटर आपका 200 मीटर है। तो ऑब्वियसली जो आपका रेडियस होगा वो तो 100 मीटर ही होगा ना, डायमीटर का हाफ होता है बिल्कुल।
और वो एथलीट सोच लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सरकमफेरेंस जानना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देखिए जो ये एथलीट ऐसे घूमेगा इस पूरे पाथ में, ठीक है, वो इसके सरकमफेरेंस में ही ना घूमेगा, तो सरकमफेरेंस इसका डिस्टेंस हो गया। तो 40 सेकंड में वो एक राउंड लगाता है, मतलब 40 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, which is equal to the circumference of the circle 2 pi r, जो कि होता है 2 into 3.14 into 100 is equal to 628 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका इन 40 सेकेंड्स। अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 40 सेकेंड्स में अगर हमारा 628 मीटर होता है तो एक सेकंड में कितना होगा वो 628 डिवाइड बाई 40, ठीक है। और 140 सेकेंड्स में क्या कितना होगा उसका 628 डिवाइड बाई 40 इंटू 140, जो कि होता है आपका अराउंड 2198 मीटर। तो ये जो है ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है, इन 140 सेकेंड्स, या फिर आप कह सकते हो 2 मिनट 20 सेकेंड्स। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से वो एथलीट शुरू करता है, 40 सेकंड बाद हम पहले 40 सेकंड ले लेते हैं, 40 सेकंड बाद वो पूरा ये सर्कल घूमेगा, एक राउंड चक्कर लगाएगा, चक्कर लगा के 40 सेकंड बाद वो सेम पोजीशन पे आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया है। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इसमें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है दोनों, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो पहले एक राउंड के बाद 40 सेकंड्स बीतने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, 0, है ना। अब फिर से और एक राउंड लगाएगा, फिर से 40 सेकंड बीत जाएगा, तो अभी टोटल 80 सेकंड बीत चुके हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 है, क्योंकि फिर से 40 सेकंड के बाद तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है। फिर से वो 40 सेकंड का एक राउंड लगाएगा पूरा और फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 ही होगा। अब तक टोटल 120 सेकंड बीत चुके हैं। अब बचा हमारे हाथ में कितना, और आखिरी 20 सेकंड, ठीक है। आखिरी 20 सेकंड में क्या होगा, अब खुद सोचिए, 40 सेकंड में अगर वो पूरा चक्कर लगाता है तो 20 सेकंड में वो आधा चक्कर लगाएगा, मतलब उसका फाइनल पोजीशन ये वाला हो जाएगा, है ना। अब फिर से आप डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन के बारे में सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो एक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। और इस दोनों पॉइंट के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हम देख रहे हैं वो कितना है, 200 मीटर, राइट। सो जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर 140 सेकेंड्स, और आप कह सकते हो 2 मिनट 20 सेकेंड, इज कितना होगा आपका, सिर्फ 200 मीटर। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बेस बनाकर हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीड क्या होता है, तो आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब स्पीड को हम लिख सकते हैं डेल डी बाय डेल टी। यहाँ पे बेसिकली डी और टी आपका डिस्टेंस और टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डेल है ना ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर लिख सकते हैं डी बाई टी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और ये हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं स्पीड ऑफ ए कार, ठीक है, क्या हो सकता है, लेट्स से 60 मीटर पर सेकेंड, या फिर जो हम जनरली यूज करते हैं जो यूनिट वो होता है लेट्स से 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दोनों ही स्पीड रिप्रेजेंट करता है अलग अलग यूनिट्स। कार
के डैशबोर्ड में जो मीटर लगा हुआ होता है, आपको पता है उसको स्पीडोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ स्पीड बताता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ये नहीं बताता कि गाड़ी कौन से डायरेक्शन पे चल रही है। ठीक है, ये नहीं बताता, कभी डायरेक्शन नहीं बताता, वो सिर्फ स्पीड बताता है, इसलिए उसका नाम स्पीडोमीटर पड़ा है। स्पीड जो है उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। हम जनरली डे टू डे लाइफ में किलोमीटर पर आवर को ही इस्तेमाल करते हैं, बट हमें याद रखना है कि जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम हम ज्यादातर टाइम इसे ही यूज करेंगे। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं, जो कि है एवरेज स्पीड का। अभी एवरेज स्पीड क्या होता है? सोचिए, आपको एक ट्रिप पर जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो ट्रिप के दौरान आपने क्या किया, ए से लेके इस पॉइंट तक आपने एक्स मीटर पर सेकंड में गाड़ी चलाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपने y मीटर पर सेकंड में, और यहाँ से यहाँ तक अपने z मीटर पर सेकंड में गाड़ी को चलाया। ठीक है, अब अगर आपको जानना है कि थ्रू आउट द जर्नी आपका एवरेज स्पीड कितना था, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें जाननी पड़ेगी। ए से बी तक का टोटल पाथ लेंथ कितना है, ठीक है, और ए से बी तक पहुंचने में मुझे टाइम कितना लगा। तो बेसिकली एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं वेलोसिटी की तरफ। ठीक है, तो वेलोसिटी हम शुरू करेंगे वेलोसिटी के डेफिनेशन से। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं डेल एक्स बाई डेल टी से। ठीक है, तो ये एक्स और टी जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम समझा रहा है, और डेल जो है वो चेंज समझा रहा है। सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, इसको हम x बाई टी भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और ये बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है बेस्ड ऑन कौन से डायरेक्शन में है। तो वैसे ही वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक गाड़ी की वेलोसिटी आपका होगा 60 मीटर पर सेकेंड प्लस 60 मीटर पर सेकेंड और एक्स कैप में, मतलब एक्स डायरेक्शन पे। तो ये पार्ट आपका डायरेक्शन है। ठीक है, और वेलोसिटी माइनस 60 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है एक्स कैप। तो प्लस जब हम लेते हैं, प्लस एक्स कैप जो लेते हैं, इसका मतलब है जो गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। जब वही वेलोसिटी जब नेगेटिव होता है तब मतलब वो गाड़ी जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। एज सिंपल एज दैट। ये प्लस और माइनस ना आपको बेसिकली डायरेक्शन समझाता है, और आपका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ये डायरेक्शन की वजह से ही ये प्लस और माइनस होता रहता है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 60 मीटर पर सेकेंड और एक्स कैप। ये बेसिकली क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड, और ये बेसिकली हमारा क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के बराबर नहीं है, स्पीड के बराबर नहीं है, बिल्कुल है। तो हम ये कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो हमारा ऐसा यूनिट है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकेंड ही है, वो स्पीड के बराबर ही है यूनिट, और यही यूनिट जैसा कि मैंने कहा कि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। और फाइनल कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करूंगा वो है एवरेज वेलोसिटी का।
तो एवरेज वेलोसिटी कुछ कुछ एवरेज स्पीड जैसा ही है, बट इसमें हम बस डिस्टेंस के जगह ना टोटल डिस्प्लेसमेंट को यूज करेंगे। तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस से हमें मतलब नहीं, यहाँ पे हमें ये देखना है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे कितना गैप है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट के बाद मैं कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन को इंक्लूड करने की, ताकि आपको ना वो टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और आपके अगर कोई डाउट्स भी है वो भी क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वांटिटी दिखे जो ऐसा यूनिट में नहीं है, वो तुरंत आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो टी आपका क्या होगा, 2 मिनट मतलब क्या, 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड्स, जो कि होता है कितना, 150 सेकंड्स। ओके, he then turns around and jogs 100 meter to reach point C in another 1 minute। 1 मिनट मतलब क्या होता है आपका, 60 seconds। what are the average speed and velocities of Joseph from point A to C। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जोसेफ ने जॉगिंग करना स्टार्ट किया था पॉइंट ए से, और वो गया पॉइंट बी तक, जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर है, और जो टाइम टेकन है वो है 150 सेकेंड्स, ठीक है। अब उसने क्या किया, सडनली उसने डिसाइड किया कि वो बी से वापस घूम के सी आना चाहता है। तो पॉइंट सी में वो आ गया, ठीक है, और बी से सी तक का डिस्टेंस आपका 100 मीटर है, और टाइम टेकन कितना है, 60 सेकेंड्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटीज क्या है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही तो फॉर्मूला था। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया, ए से बी तक का डिस्टेंस जो कि है 300 मीटर, प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस जो कि है और 100 मीटर, और टोटल टाइम क्या हो गया, ए से बी तक जाने का टाइम लगा 150 सेकेंड्स, और बी से सी आने का टाइम आपको लगा 60 सेकेंड्स। तो ये आपका क्या हो गया, 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 150 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 210, विच इज अराउंड 1.9 मीटर पर सेकेंड। काफी आसान था, ये आपका है एवरेज स्पीड। अब आया एवरेज वेलोसिटी। स्पीड वाला काफी आसान रहता है क्योंकि उसमें बस डिस्टेंस निकालना होता है, आपको सब कुछ ऐड करना होता है। बट वेलोसिटी में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या है आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस डिस्प्लेसमेंट के टाइम हमें हमेशा डायरेक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये वाला डायरेक्शन हम ले लेंगे पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन हम ले लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो ए से बी जाते टाइम वो इस डायरेक्शन में चल रहा था, तो हम क्या लेंगे इसको, 300 मीटर, प्लस जब बी से सी आया तब उसका डायरेक्शन उल्टा था, तो क्या होगा ये वाला -100, है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम हमेशा याद रखना पॉजिटिव ही होता है। टाइम अगर आप वो उल्टा साइड ऐसे चलने लगा तो ऐसे नहीं कि टाइम भी माइनस हो जाएगा, टाइम कभी माइनस नहीं होता, ठीक है। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, और टाइम हमेशा फॉरवर्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। तो टाइम आपका हो जाएगा 150 प्लस 60, ये आपका हो गया 200 डिवाइडेड बाय 210 व्हिच इज व्हाट, 0.95 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब देखो लॉजिकली, ए से बी तक का डिस्टेंस है 300 मीटर, है ना। बी से सी तक का डिस्टेंस अगर 100 मीटर हुआ, एक ही तो स्ट्रेट लाइन में, तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 200 मीटर। यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द ओनली ऑन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट, है ना। तो इन दोनों के फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये हो गया 200 मीटर। तो डायरेक्टली ये कैलकुलेट नहीं बिना किए आप 200
डिवाइड बाय टोटल टाइम जो कि है 210 लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 0.95 मीटर पर सेकेंड। आई होप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो शुरू करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। When an object covers equal distance in equal interval of time, the object is said to be in uniform motion। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का कि सोचिए आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, तो पहले 1 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर 1 सेकंड के अंदर, फिर अगले 1 सेकंड में उसने फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर उसके बाद वाले 1 सेकंड में भी उसने 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ऐसे वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब हर 1 सेकंड के लिए वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो कि इक्वली है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। वैसे ही हम पढ़ेंगे अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि when an object covers unequal distances in equal intervals of time, the object is said to be in non-uniform motion। मतलब फिर से हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो पोजीशन ए पे है, तो उसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी, पहले 1 सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, दूसरे 1 सेकंड में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, फिर तीसरे सेकंड में उसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, लेट्स से चौथे 1 सेकंड के अंदर उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, वो ऐसे ही जा रहा है। तो आप खुद देखो कि फॉर एवरी 1 सेकंड वो अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, टाइम का इंटरवल तो इक्वल है, 1 सेकंड करके ही बढ़ रहा है, पर डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल अनइक्वल है हर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा इन दोनों का। अब हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ तो लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली एक्सेलरेशन आपको क्या बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की गति कितनी तेजी से बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू del v by del t, जहाँ पे v आपका वेलोसिटी है, t टाइम है, और del चेंज को समझाता है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखने जाए इसको सिंप्लिसिटी के लिए, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे जो v है वो आपका फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और t ऑब्वियसली टाइम है। ठीक है, वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब हुआ कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है, और ऑब्वियसली अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? तो सोचिए, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्या मतलब हुआ? आप यहां से समझिए, अगर मैं यहां पे बता देता हूं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी है। ठीक है, अगर a को पॉजिटिव होना है तो मतलब क्या, v माइनस यू को भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। v माइनस यू कब पॉजिटिव होगा? जब v ग्रेटर देन यू हो, है ना। इसका मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी हो वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, तभी तो इनिशियल से फाइनल ज्यादा हुआ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ये समझाया जाता है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। फिर से वही एक्सप्रेशन को हम देखते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन को। तो अगर a नेगेटिव हुआ माइनस v माइनस यू भी क्या होना चाहिए, इसको भी नेगेटिव होना चाहिए। तो टाइम तो देखिए हमेशा पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, जो v होगा वो लेस देन u होगा, है ना।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। इस केस में v ग्रेटर देन u है, मतलब फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल है। इस केस में v लेस देन u है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम है, मतलब जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो धीरे धीरे घट रही है, तो ऑब्वियसली द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, राइट। और एक केस है जहां पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? एक्सेलरेशन जीरो तब होता है जब वेलोसिटी डज नॉट चेंज और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। फिर से इस एक्सप्रेशन को देखिए, अगर a आपको जीरो करना है मतलब क्या, v माइनस यू भी जीरो होना पड़ेगा। v माइनस यू जीरो होने का क्या मतलब, v इज इक्वल टू यू होगा। v इज इक्वल टू यू का क्या मतलब कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही उस ऑब्जेक्ट की। या फिर और एक केस हो सकता है जहां पे v u दोनों ही जीरो है। तो आप सिंपली देखिए, अगर u जीरो है मतलब इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो है, मतलब ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही है ना, उसने मोशन स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये तीनों केसेस आपको समझा दिए जहां पे a पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा यूनिट जो है एक्सेलरेशन का वो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन के टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। यहाँ पे कहा गया है कि एक व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो दिया गया है 10 सेकेंड्स। द व्हीकल वाज इनिशियली मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम जनरली u से डिनोट करते हैं, वो हमारा दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड रीच्ड ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ द इंटरवल। मतलब हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है जो हम v से डिनोट करते हैं वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया है कि कैलकुलेट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जो कि हम पिछले स्लाइड में हम सीख चुके हैं कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दिए गए हैं वो सब पुट करते जाओ। 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 30 माइनस 10 कितना हो गया आपका 20 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब वेलोसिटी जो है व्हीकल की वो बढ़ रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने ये भी सीख लिया कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ कि वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा पहला की पॉइंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कि जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, बट जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। बट हमें पता है कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है फिर वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि सर्कल के हर एक पॉइंट पे ना जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। अब आप पूछ सकते हो कि डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट टेंजेंशियल टू द पॉइंट इन द सर्कल है। अब टेंजेंशियल का क्या मतलब होता है कि सोचिए ये अगर एक सर्कल है आपका और ये आपका रेडियस है इस पॉइंट के लिए, ठीक है, ये आपका रेडियस है। तो एक लाइन आप ड्रॉ करोगे जो कि सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करेगा एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस लाइन को ना हम कहेंगे टेंजेंट। ये एक मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना
वो हर पॉइंट पे टेंजेंशियली होगा, मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है तो उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, ठीक है। सोचिए वो अगर वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। अगर इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और अगर इस पॉइंट पे है जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, तो वो हमेशा टेंजेंशियली होगा। तो आप खुद सोचिए कि एट एवरी पॉइंट जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, राइट। तो अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है उसका मतलब जो ये मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, बिकॉज हमें क्या पता है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब ये मोशन एक्सेलरेटेड है। अब तो फिर अगर एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड्स, मतलब ये अगर आपका सेंटर पॉइंट है, इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर होगा, सेंटर की तरफ होगा, और इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप सोचोगे कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो थोड़ी देर बाद सेंटर तक पहुंच जाना चाहिए, वो कंस्टेंटली घूमता कैसे रहता है? इसलिए घूमता रहता है क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए और एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करता है, एंड इट एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड्स, और इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है ये एक फिक्शियस एक्सेलरेशन है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपके स्टैंडर्ड के लिए, पर आप बाद में जाके इसको पढ़ोगे। बस आप ये याद रखो कि दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है व्हाइल एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। पहला एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ होता है, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है, सेंटर से दूर, ठीक है। तो ये हमने समझा कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। और जो स्पीड का फॉर्मूला है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। यहां पे आपका डिस्टेंस क्या है, ये पूरा सर्कमफरेंस ही तो इसका डिस्टेंस हो गया ना। तो सर्कमफरेंस अगर हुआ तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, और टाइम क्या होगा, जा टोटल टाइम जिसको जो वो यूज करेगा इसको पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो हो गया आपका टोटल टाइम, तो उसको हम ले लेते हैं टी। तो आपका स्पीड क्या हो गया, 2πr/t, वेयर r इज द रेडियस। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी क्लियर हो गया।